हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सृजन IAS-PCS चैनल में। इस वीडियो में हम सोशल सिक्योरिटी का मैराथन करेंगे। इस वीडियो में पूरी तरह से सोशल सिक्योरिटी कवर किया जाएगा और फिर यूपीएससी जनरली सोशल सिक्योरिटी से स्कीम्स काफ़ी पूछता है, तो स्कीम्स भी हम कवर करेंगे इसमें। और फिर बाकी सब सब्जेक्ट के मैराथन जैसे अकाउंटिंग, कंप्यूटर, इंश्योरेंस, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब हमारे चैनल पे डले हुए हैं। आप उसको जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा मैराथन एक साथ मिल जाएगा और काफ़ी छोटे-छोटे वीडियो है और अच्छे से बताए गए हैं। आप उसको सारा देख सकते हैं। स्पेशली एंड टाइम पे रिवीजन के लिए सारे वीडियोज़ बनाए गए हैं, कोई भी बड़े वीडियोज़ नहीं है। तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग इस लेक्चर की तरफ। थोड़ा जल्दी भगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम अभी बचा नहीं है एग्जाम में, सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। तो जितना जल्दी-जल्दी रिवीजन कर सके बाकी सब चीज़ों का उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो सोशल सिक्योरिटी, इसका डेफिनेशन देखते हैं। सोशल सिक्योरिटी बोलेंगे किसको, ठीक है? जैसे कि किसी तरह का कोई सिकनेस हो गया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर ओल्ड एज हो गया, ठीक है? तो इस टाइम पे सिटीजन जो है वो काम करने के हालत में होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट सिटीजन को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी, ठीक है? तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, ठीक है? रूटेड इन ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस। ये प्रिंसिपल है सोशल सिक्योरिटी का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसी एक सिंगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर इसका रूट अगर आप देखें तो ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ावा देना और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। फिर स्कोप जो है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से लेकर मौत तक ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक तरह का रक्षा प्रोवाइड करना। तो ये इसका स्कोप है सोशल सिक्योरिटी का। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंस क्या है? मोरल इन्हांस करता है। अगर आप बीमार हैं, जैसे कि स्पेशली जैसे कि डेली वेजेस वाले, ठीक है? वो बीमार है तो उनका डेली वेजेस उनको मिलता है। तो बीमार है, जब बीमार है तो उस समय तो उनको वेजेस नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में अगर उनको सोशल सिक्योरिटी मिल रहा है तो वो उनके लिए एक मोरल इन्हांसमेंट का काम करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल हजार्ड में प्रोटेक्शन देता है, प्रोडक्टिविटी इंश्योर करता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन। इसमें अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग-अलग डेफिनेशन दिया हुआ है। जैसे ILO ने दिया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटिंजेंसी, जैसे कि सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज, डेथ। तो ये इन सब केसेस में जो प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको हम लोग सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है? फिर फ्राइड लिंडर के द्वारा उसने दिया है डेफिनेशन कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट, सिकनेस एंड ओल्ड एज। तो इसने यहाँ पे कुछ ही क्राइटेरिया मेंशन है, लेकिन आयोग के डेफिनेशन में जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा दिया हुआ है। फिर वेहर एंड कोहेन के द्वारा दिया हुआ है, मल्टीफैसेटेड होता है सोशल सिक्योरिटी, सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मेडिकल और लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। फिर सर विलियम विब्रिज ने इसने डेफिनेशन दिया था कि सोशल सिक्योरिटी उसको बोलते हैं जब इन 5 जायंट्स को टैकल करने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे वांट, जैसे कि गरीबी हो गया या फिर जरूरत के टाइम पे, फिर डिजीज, बीमारी के टाइम पे, इग्नोरेंस में टाइम पे, फिर स्क्वायरल मतलब गंदे रहने के हालात हालात जब होते हैं उस टाइम पे, फिर आइडलनेस, इसमें बेरोजगारी से लड़ने के टाइम पे। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है वो इस मेन 5 जायंट को टैकल करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा सर विलियम विब्रिज का कहना था। फिर ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी का, क्या ऑब्जेक्टिव है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना, स्पेशली रिस्क के टाइम पे, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना एम्प्लॉय सिक्योरिटी का, बाय एम्प्लॉय सिक्योरिटी, ठीक है? टूल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का एक टूल है ये। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इंश्योरेंस कवरेज, तो इसको प्रमोट करना। फीचर्स, ये फाइनेंशियल हेल्प को कवर करता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, ओल्ड एज, डेथ। फिर 2 कंपोनेंट है इसका, सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस, ठीक है? फिर ये ऑर्डिनरी लाइफ रिस्क, स्पेशल रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको प्रोटेक्ट करता है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स को कवर किया जाता है और ये डायनेमिक होता है, इकोनॉमी और सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये इवॉल्व होता रहता है।
इसके 3 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन, कि मतलब इनकम प्रोटेक्शन देना ड्यूरिंग लॉस ऑफ अर्निंग, ठीक है। अगर किसी तरह का लॉस ऑफ अर्निंग होता है तो उस समय फाइनेंशियल सपोर्ट देना। ये परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटी को कवर करता है। फिर रिस्टोरेशन, मतलब रिहैबिलिटेशन देना, री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना अफेक्टेड वर्कर्स का, उनका कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, लिविंग स्टैंडर्ड को रिस्टोर करना या ठीक करना। फिर थर्ड है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब एक्सीडेंट प्रिवेंट करना, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज जो है उसको प्रिवेंट करना, या प्रोडक्टिविटी लॉस जिस तरीके से हो रहा है एक्सीडेंट से, डिजीजेज से, तो उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। और फिर सपोर्टेड बाय सेफ्टी लेजिस्लेशन से इसको सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट, वुमेन्स वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया। तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या प्रोविजंस है। पहला प्रेमवर्क में बोलता है कि सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करना सबके लिए, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी का भी काम हमारा यही है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देना। फिर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात किया जा रहा है, तो सबको इक्वल ट्रीट करना। फिर आर्टिकल 15(3) में स्पेशल मेजर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की बात हो रही है, और सोशल सिक्योरिटी में भी वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात हो रही है, इसमें इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड होता है इसमें। फिर डीपीएसपी आर्टिकल 38 में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। फिर आर्टिकल 39 एडिक्वेट लाइवलीहुड, रिड्यूस वेल्थ कंसेंट्रेशन, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना। उसके बाद फिर आर्टिकल 41 पब्लिक असिस्टेंस देना ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज, ये डायरेक्टली बात कर रहा है पब्लिक असिस्टेंस देने की, ठीक है। आर्टिकल 42 में ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होना, मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना। तो ये डीपीएसपी तो मेनली सोशल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। फिर 43 में लिविंग वेजेस देना, डिसेंट कंडीशन होना। फिर 43A में वर्कर्स पार्टिसिपेशन होना मैनेजमेंट में। आर्टिकल 45 में फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन होना देना चिल्ड्रन को, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51AE, इसमें डिग्निटी ऑफ वुमेन की डिग्निटी को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। फिर लोकल बॉडीज आर्टिकल 243G और W, इसमें बोला गया है कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी जो है वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेगी। फिर फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में आर्टिकल 282 में फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। फिर स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 330 और 332 और 335, इसमें SC/ST का वेलफेयर की बात की गई है। फिर कंकरेंट इसमें सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर का बात किया गया है। यूनियन और स्टेट दोनों आ जाएंगे इसमें, सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर में आर्टिकल 246 का। फिर नेक्स्ट है स्कोप इन इंडिया। आयोग ने 9 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जिसपे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं। मेडिकल केयर देना, ठीक है, सिकनेस बेनिफिट देना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी, अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम में किसी तरह का पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी या इंजरी हो जाती है तो उस टाइम बेनिफिट देना, पार्शियल या टोटल अर्निंग लॉस, डिसेबलमेंट, डेथ ऑफ ब्रेड विनर, ठीक है। फिर ओल्ड एज बेनिफिट देना, मैटरनिटी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, सर्वाइवर बेनिफिट, इनवैलिडिटी बेनिफिट। तो ये कुछ 9 कंपोनेंट्स हैं जो आयोग ने दिया है कि इस टाइम पे इस 9 क्राइटेरिया पे हम लोग को बेनिफिट देना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए सिटीजन को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया जो लेबर लॉ रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, इसके वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसमें इंजरी बेनिफिट की बात की गई है, ठीक है। परमानेंट अगर डिसेबलमेंट हो जाता है तो किस तरह का बेनिफिट मिलेगा। फिर डेथ हो जाता है तो फिर बेनिफिट दिया जाएगा, तो इंजरी बेनिफिट की बात की गई है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में टाइमली वेजेस की बात की गई है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESIC, ठीक है, इसमें मेडिकल और फिर कैश बेनिफिट की बात की गई है। मिनिमम वेजेस एक्ट में मिनिमम वेज प्रोटेक्शन की बात की गई है। फिर फैक्ट्री एज में हेल्थ और सेफ्टी का बात किया गया है। फिर EPF और MP एक्ट में इसमें पेंशन और प्रोविडेंट फंड का बात किया गया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में पेड मैटरनिटी लीव दिया जा रहा है। फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में लॉन्ग सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फिर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट है सोशल इंश्योरेंस। यहाँ पे ये होता है कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय
ये तीनों मिल के पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब एम्प्लॉय जो है वो भी प्रीमियम देता है, और फिर बेनिफिट जो इसमें होता है वो कैश या काइंड के थ्रू बेनिफिट मिल सकता है। काइंड मतलब जैसे कि ट्रीटमेंट देना, ट्रीटमेंट का पैसा देना, या फिर पेंशन देना, तो इस टाइप का। फिर कवरेज जो है ये रिस्क ऑफ लाइफ को कवर करता है, ठीक है? लाइफ के रिस्की सिचुएशन जैसे एक्सीडेंट्स, सिकनेस, ओल्ड एज, इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है सोशल इंश्योरेंस के द्वारा। जैसे एग्जांपल हो गया इसमें, एक सेकंड, एग्जांपल हो गया ईएसआई। ईएसआई में क्या होता है, ठीक है? प्रीमियम जो है वो एम्प्लॉयर भी पे करता है और एम्प्लॉय भी पे करता है, और फिर गवर्नमेंट भी पे करता है, ठीक है? और फिर ईपीएफ, ईपीएफ में, ठीक है? और पेंशन स्कीम जो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये सब हो गया सोशल इंश्योरेंस। फिर नेक्स्ट है सोशल असिस्टेंस। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिर्फ पैसा देते हैं सोशल असिस्टेंस में, सिर्फ गवर्नमेंट का फंडिंग जो होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है? और फिर इसमें बेनिफिट किसको मिलता है, जैसे कि गरीब हो गया, वल्नरेबल हो गया, जो लोग इनको कंट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, जो जो पॉसिबल नहीं, मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये सोशल असिस्टेंस होता है। और ये ऑब्लिगेशन जो है ये प्रोवाइड करने का, वो यूनिलेटरल, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ये। फिर नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर। इसमें क्या है कि वर्कर्स के लिए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को इंश्योर करना, जैसे कि हेल्थ, हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, रिक्रिएशन, जॉब सिक्योरिटी, तो ये सब है। और फिर एग्जांपल जैसे क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करना फैक्ट्रीज में, कैंटीन और कूल ड्रिंकिंग वाटर वर्क प्लेस में प्रोवाइड करना, तो ये लेबर वेलफेयर के एक्टिविटीज हैं, ठीक है? एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर, ये क्या है? फर्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर, मतलब डिग्निटी प्रोवाइड करना, या फिर किसी को कोई सफरिंग है तो उसको कम करना, जैसे कि फ्री मेडिकल कैंप लगाना वर्कर्स के लिए, तो ये हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स। उसके बाद फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये होगा कि कंपनसेशन देना, पैसे देना, या फिर एमिनिटीज प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज देना, जैसे कि बोनस, फेयर वेजेस, हाउसिंग अलाउंस, ये सब देना, ये सब इकोनॉमिक वेलफेयरिज्म में आ जाएगा। फिर सिविक में आएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन करना, ठीक है? इसमें इम्प्रूव करना उनके बीच का रिलेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होना। फिर फ्यूचरिस्टिक में आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट देना, सोशल प्रोटेक्शन देना, फ्यूचर से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फिर है टाइप्स ऑफ वेलफेयर। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक स्टैट्यूटरी, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ, मतलब पार्लियामेंट जो बनाती है लॉ, उसके अकॉर्डिंग फिर वेलफेयर प्रोवाइड करना, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, ये भी वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, तो ये सब हो गया स्टैट्यूटरी वेलफेयर। फिर है वॉलंटरी में, एम्प्लॉयर या एनजीओ किसी तरह का इनिशिएटिव ला रही है तो वो हो गया वॉलंटरी वेलफेयर। फिर म्यूचुअल में जॉइंट एफर्ट्स, कोऑपरेटिव्स और यूनियंस दोनों का जॉइंट एफर्ट्स देखने को मिलता है, तो वो हो गया म्यूचुअल। फिर वेलफेयर सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, पेंशन देना, लाइफ इंश्योरेंस देना, क्रेडिट सोसाइटी को प्रोवाइड करना। फिर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स क्लब्स, लाइब्रेरीज, ये सब हो गया। फैसिलिटेटिव सर्विसेज, हाउसिंग, वेलफेयर सेंटर्स, तो ये कुछ वेलफेयर सर्विसेज हो गया। फिर रोल ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एनजीओ, इनका क्या रोल है? देखिए, मिल मजदूर यूनियन, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मेडिकल सपोर्ट देता है। फिर मजदूर सभा और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये लीगल एड देना, इंश्योरेंस देना। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये राशन देती है, लोन्स देती है, सब्सिडाइज राशन देती है। फिर यूएन और यूनिसेफ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लाते हैं ये लोग। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी वुमेन्स काउंसिल, ये मैटरनल वेलफेयर से रिलेटेड है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये सोशल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है। फिर वैल्यू एडेड पॉइंट्स फॉर एग्जाम, जैसे कि SDG 1, ये पॉवर्टी को एंड करने की बात करता है और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। और SDG 3, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से रिलेटेड है, और हेल्थ तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी में हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। फिर है NPS, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। और फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तो कुछ एक्सपैंड कवरेज जो है उसको एक्सपैंड करने का काम किया जाता है इन स्कीम्स के द्वारा। चैलेंजेस ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर का कवरेज जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है। फंड एडिक्वेसी, फंड की कमी हो जाना, करप्शन होना, माइग्रेशन होना, तो माइग्रेशन से फिर प्रॉपर सर्टिफिकेट की कमी के कारण
भी उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वर्कर्स को। फिर कंक्लूजन यही है कि सोशल सिक्योरिटी जो है ये राइट बेस्ड वेलफेयर ड्रिवन सिस्टम है, जिसमें कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इंश्योर किया जाता है, और ये एक वाइटल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और सोशल हार्मोनी, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोशल सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बोलते किसको है? जैसे कि नॉलेज, स्किल, हेल्थ जो इंडिविजुअल्स के पास होता है, ठीक है, नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, क्योंकि ये जो नॉलेज, स्किल और हेल्थ जो है ये इंडिविजुअल्स में एक्युमुलेट होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करता है। तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होने से वो इनडायरेक्टली एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो वो एक कैपिटल की तरह है ये नॉलेज, स्किल और हेल्थ जो इंडिविजुअल्स में होता है। फिर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडेक्स ये रिलीज किया जाता है। इसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाले हैं उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर्स किया जाता है बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम्स, ठीक है। और फिर इसमें इंडिकेट द ह्यूमन कैपिटल अ चाइल्ड बॉर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अचीव बाय एज 18, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो जैसे कि अभी बच्चा कोई जन्म लिया है तो 18 ईयर तक पहुंचने तक, एज उसका 18 जब तक होगा तब तक उसमें कितना ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो जाएगा उसको इंडिकेट करता है ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। फिर इंडिकेटर्स है इसमें सर्वाइवल, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टिल एज 5, फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूलिंग, मतलब लर्निंग और ईयर्स ये मेजर किया जाता है। फिर हेल्थ इंडिकेटर, एडल्ट सर्वाइवल रेट, नॉन स्टंटेड चिल्ड्रन, तो ये 3 इंडिकेटर है इसका। एक तो सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टिल एज 5, मतलब अंडर 5 वाला मोर्टालिटी रेट देखते हैं। फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, उसके बाद फिर हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है। इंडिया का रैंक 2024 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में 115 था 157 कंट्रीज में। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा। फिर बेसिस जो है इसमें 10 इंडिकेटर है, उसमें 3 पैरामीटर है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें एजुकेशन में 2 इंडिकेटर, हेल्थ में 2 और लिविंग स्टैंडर्ड में 6। फिर मोर देन 1/3 डेप्रिवेशन है तो उसको मल्टी डायमेंशनली पुअर बोला जाएगा, और इसमें अल्कायर फोस्टर मेथड यूज किया जाता है। ये मेथड के बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम याद रखिए कि अल्कायर फोस्टर मेथड यूज किया जाता है। थीम ये है पॉवर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, 2024 का थीम था ये। फिर 2024 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कुछ की फाइंडिंग्स थे, जैसे कि टोटल पुअर जो है वो 1.1 बिलियन ऑफ 6.3 बिलियन में से 1.1 बिलियन टोटल पुअर है वर्ल्ड में। फिर चिल्ड्रन, ओवर 50% ऑफ द चिल्ड्रन पुअर है, मतलब 50% चिल्ड्रन पुअर, बहुत बड़ा नंबर है ये। फिर रूरल पॉवर्टी 962 मिलियन, 83.7% ऑफ पुअर, उसमें रूरल मतलब टोटल पुअर में 83.7% पुअर सिर्फ रूरल एरिया में है। फिर रीजन्स मोस्ट अफेक्टेड, सब सहारन अफ्रीका और फिर साउथ एशिया, ठीक है, सबसे ज्यादा पुअर यहीं पे है, सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में। फिर इंडिया 234 मिलियन पुअर है, लार्जेस्ट ग्लोबली, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा पुअर, नंबर के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा पुअर है और लार्जेस्ट है ग्लोबली। फिर लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री वाइज इंडिया का सबसे ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है पाकिस्तान, इथोपिया, ये पुअर की बात किए जा रहे हैं। इंडिया का सबसे ज्यादा पुअर के नंबर पे पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 48.1% ऑफ द ग्लोबल पुअर ये सब कंट्री में के होते हैं। फिर चिल्ड्रन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी 584 मिलियन, लेस देन 18 ईयर वाले 27.9% और 13.5% ऑफ द एडल्ट्स, ठीक है। फिर सोशल प्रोटेक्शन कवरेज एसडीजी इंडिकेटर 1.3.1, इसमें क्या है कि सोशल प्रोटेक्शन कवरेज जो है वो 15 से 13 की बात की जा रही है, सॉरी 15 से 23 की बात की जा रही है। इसमें वर्ल्ड में कवरेज जो है वो इम्प्रूव हुआ है 42.8% से 52.4%, 15 से 23 की बात है, ठीक है। एशिया पैसिफिक में 38 से 53%, राउंड फिगर में याद रखिए 38 से 53। यूरोप सेंट्रल एशिया में 82 से 85 और अफ्रीका में 15 से 19, ठीक है। कवरेज जो चेंज हुए हैं वो
कवरेज की बात कर रहे हैं। फिर पॉवर्टी इन कन्फ्लिक्ट रीजन 2023 में 117 मिलियन जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए पॉवर्टी के कारण। 40% ऑफ द 1.1 बिलियन पुअर लिव इन कन्फ्लिक्ट कंट्रीज, ठीक है। फिर इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 का देखें तो 234 मिलियन जो है वो पुअर है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर है ये ग्लोबली। और इंडिया ने इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 ये अडॉप्ट किया था और ये रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इसमें 12 इंडिकेटर होते हैं, 2 ज्यादा होते हैं ग्लोबली, जितने ग्लोबली 10 इंडिकेटर थे ना, इसमें 2 ज्यादा है इंडिया वाले में। एक है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये 2 एक्स्ट्रा है। फिर रिडक्शन इन पॉवर्टी तो 29.7% था 2013-14 में, और अभी के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो आया है वो 11.28% 22-23 में। 24.82 करोड़ पीपल जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं 13 से 23 के बीच में। फिर बिगेस्ट रिडक्शन सबसे ज्यादा कम यूपी में हुआ है, सेकंड नंबर पे बिहार में। यही दोनों स्टेट में, यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा पुअर भी थे तो ज्यादा निकलेंगे भी, ठीक है। बिहार में भी पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर अर्लियर 55.34% था इंडिया मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, ठीक है, 2005-6 में। अभी ये रिड्यूस होकर 11.28% हो गया। एशिया पैसिफिक रीजन में 53.6% कवर्ड बाय एटलीस्ट वन सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में। और इंडिया का एमजी नरेगा हेल्थ क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। फिर इंडिया का स्टेटस इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 आयोग का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सोशल प्रोटेक्शन जो है वो डबल हो गया है इंडिया में, 24 से 48 हो गया है 2016 से 24 के बीच में। फिर 5.1% जीडीपी जो है वो स्पेंट ऑन सोशल प्रोटेक्शन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसमें सब्सिडाइज ग्रेन दिया जाता है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को, और फिर 2 लाख करोड़ फूड सब्सिडी एनुअली दिया जाता है लोगों को इंडिया में। फिर पीडीएस में वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सेफ्टी नेट है ये ग्लोबली, पीडीएस देखा जाए तो। फिर वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 में ये आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। फोकस इसका होता है क्लाइमेट क्राइसिस और सस्टेनेबल ट्रांजिशन पे। 3.8 बिलियन पीपल जो है वो अनप्रोटेक्टेड है, ऐसा बोला गया है सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-25 के द्वारा। 47.6% ग्लोबली, ठीक है। फिर कॉल फॉर हायर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन, हायर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन की जरूरत है। फिर आयोग और इंडिया 2025 प्रोजेक्शन देखे तो कवरेज रीअसेसमेंट टू इंक्लूड पीडीएस और फ्री राशन और डीबीटी, ठीक है, ये रीअसेसमेंट की बात किया गया है। फिर मोर देन 57% पॉपुलेशन जो है एक्सपेक्टेड टू हैव कवरेज, ठीक है, ऐसा माना गया है कि मोर देन 57% ऑफ द पॉपुलेशन ये सब कवरेज के अंदर आ जाएगी। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया गया था। इसमें ग्लोबल पैरिटी के 68.8% है सिर्फ। अगर करंट प्रोग्रेस की बात करें तो अभी 123 ईयर लगेंगे इस गैप को कम करने में, खत्म करने में। इंडिया का रैंक जो है, एक सेकेंड, इंडिया का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 है आउट ऑफ 148। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 131 है आउट ऑफ 148, ठीक है। उसके बाद फिर सब इंडेक्स स्कोर्स देखे तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो 40.7% है, जो कि लो था। और एजुकेशनल अटेनमेंट 97.1% हाई है। हेल्थ एंड सर्वाइवर गैप 96% ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। फिर उसके बाद फिर उसके 96% के आसपास है। फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 22.5%, ठीक है। टॉप आइसलैंड और नॉर्वे, ये दोनों टॉप किए हैं, और लोवेस्ट में है साउथ एशिया में पाकिस्तान, ठीक है। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी 25 वाला, इसमें इंडिया का रैंक 130 है 193 में, और एचडीआई 0.685, स्कोर जो है वो 0.685 है। प्रोग्रेस इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72 ईयर है, और फिर एक्सपेक्टेड स्कूलिंग 13 ईयर्स, और जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो $9046 हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41.7%, इनइक्वालिटी लॉसेस 30.7%, ठीक है, कम हुआ है। फिर उसके बाद 16.4% मल्टी डायमेंशनल पुअर है। उसके बाद फिर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर में इसका डेफिनेशन यही होता है कि नॉन ट्रेडिशनल वर्कर होते हैं, इसकी डिलीवरी बॉय, फ्रीलांसर्स, ये सब गिग वर्कर में आ जाएंगे। इनको सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में कवर किया गया है।
प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म, उबर, जोमेटो, ये सब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो काम करते हैं। उसके बाद फिर ग्रोथ इन इंडिया 7.7 मिलियन वर्कर, ये 2020-21 में थे, अभी 23.5 मिलियन होने वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है 29-30 तक, ठीक है, 29-30 तक। फिर 6.7% नॉन फार्म वर्कफोर्स जो है वो फ्यूचर में जनरेट होंगे, नॉन फार्म वर्कफोर्स, ठीक है, जो फार्मिंग एरिया में नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 प्रोविजंस। इसमें है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को कंबाइन करता है, दोनों की स्कीम्स को कंबाइन किया जाता है इसमें। और फंड जो है वो सेंटर या स्टेट के द्वारा दिया जाएगा, या फिर और फिर साथ में एग्रीगेटर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि उबर हो गया, स्विगी हो गया, तो ये सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में। उसके बाद फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल के थ्रू, और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 16+ एज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ई श्रम पोर्टल ये 2021 का है। इसमें है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर किया गया है, जो कि 90% से ज्यादा वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 29+ करोड़ रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल में, और इसमें पोर्टेबल, हर वर्कर को एक पोर्टेबल नंबर दिया जाता है, 12 डिजिट का UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। और फिर डीबीटी के थ्रू पेंशन, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट बेनिफिट्स ये सब रिसीव कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल में। यानी वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जॉब चेंज करता है तब भी बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय गिग वर्कर्स, जैसे सोशल सिक्योरिटी वाला चार्जेस, कोई पीएफ नहीं है, इंश्योरेंस नहीं, मैटरनिटी पेड लीव, ये सब चीजें नहीं मिलती है। फिर 95.3% जो है वो अनइंश्योर्ड है। फिर जॉब इनसिक्योरिटी, आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन, लो अर्निंग्स, ये सब चीजें प्रॉब्लम है। फिर ट्रेड यूनियन में नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। फिर जेंडर स्पेसिफिक में हरासमेंट रिस्क, नो चाइल्ड केयर, वेज गैप, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। 2023 में तेलंगाना हीट वेव प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें ब्लिंकिट और स्विगी के वर्कर्स जो है उन्होंने स्ट्राइक किया था, क्योंकि हाई हीट के कारण भी उनको ब्रेक्स नहीं दिया जा रहा था, जो हेल्थ सेफ्टी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उन्होंने स्ट्राइक किया था। फिर वुमेन्स इन नाइट शिफ्ट, उसके लिए क्या क्या फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क, जैसे कि प्रीवियसली बैन था, वुमेन को नाइट में काम करना बैन ही था कंप्लीटली, फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट के थ्रू। फिर बाद में OSHWC कोड, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसके थ्रू वुमेन को नाइट शिफ्ट के लिए अलाउ कर दिया गया, लेकिन कुछ सेफगार्ड के साथ, जैसे कि कंसेंट लेना जरूरी है। फिर ट्रांसपोर्ट और CCTV और लाइटनिंग होना चाहिए, डार्क जगह पे वुमेन काम नहीं कर सकती, CCTV के थ्रू काम होना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर फैसिलिटी जैसे कि रेस्ट रूम, ब्रेक रूम, तो इस तरह का, और फिर ब्रेक्स भी मिलना चाहिए, तो इस तरह के कुछ कंडीशन लगाए गए हैं। और पोस्ट एक्ट जो है उसके अंदर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। फिर जुडिशियल सपोर्ट में वसंत आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में इसने जो वुमेन का जो नाइट शिफ्ट में काम करना बैन था, उस बैन को स्ट्रक डाउन किया, और उसने बोला कि वुमेन को काम करने का इक्वल राइट्स है। उसके बाद फिर इंडिया जो है वो ILO 1990 प्रोटोकॉल के बेसिस पे, अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अपने लेबर रूल्स को रिफॉर्म कर रही है, और उसको अलाइन कर रही है ग्लोबल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग। फिर स्टेट्स अलाउिंग नाइट शिफ्ट, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, AP और बहुत सारे स्टेट्स ने अब अलाउ कर दिया है वुमेन को नाइट शिफ्ट के लिए। फिर है ई श्रम पोर्टल और नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इसका एम ये है कि एक नेशनल सोशल रजिस्ट्री बनाना, जो कि आधार से लिंक्ड हो और पोर्टेबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। बेनिफिशियरी इसमें जो कवर किए जाएंगे वो कवर किए जाते हैं एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक और रिटेल सेक्टर। और फिर 52% रजिस्टर्ड यूजर्स जो है वो वुमेन है इसमें, ई श्रम पोर्टल और NDUW में। और फिर वुमेन वर्कर को बेनिफिट डायरेक्टली मिल रहा है DBT के थ्रू, ठीक है। और फिर टॉप स्टेट जो है वो UP, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है। फिर न्यू इनिशिएटिव 24-25 में ये इंटीग्रेट किया गया है ESIC और EPFO के द्वारा, ऐप बेस्ड माइग्रेंट वेलफेयर
माइग्रेंट जो है उनके वेलफेयर के लिए ऐप बेस्ड इनिशिएटिव लाया गया है। वेलफेयर बोर्ड जो है वो बनाए गए हैं राजस्थान और तमिलनाडु में। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें तो ब्राजील में यूनिफाइड सोशल रजिस्ट्री एक लाया गया है, और चाइना में गिग वर्कर पेंशन और हेल्थ फंड दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन में राइट टू डिस्कनेक्ट एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें की जा रही है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इम्पोर्टेंट केस लॉ, ये केसेस डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट एम्प्लॉय राइट्स मिल सकती है। इसमें है सेल एंड NUWW 2001 में आया है। ये अगर काम पेरेनियल और रेगुलर नेचर का होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलता है, उसकी तरह बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। और फिर एयर इंडिया केस 2014 में, इसमें जो वर्कर्स कोर एंड इसेंशियल वर्क कर रहे हैं उनको परमानेंट राइट देने चाहिए, ऐसा बोला गया इसमें, ठीक है। फिर पंजाब वेयर हाउस कॉरपोरेशन 2010 में बोला कि जब तक जरूरत नहीं हो तब तक उसको परमानेंसी नहीं मिलेगी। फिर है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है फिक्स ड्यूरेशन वाली जॉब, ठीक है। फिक्स ड्यूरेशन वाली जॉब, इसमें FTE का मतलब ये नहीं कि परमानेंट जॉब हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि परमानेंट जॉब हो गया। अगर काम टेम्पररी चाहिए तो जब खत्म होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिक्स टाइम टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर सेम बेनिफिट एज परमानेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। अगर परमानेंट को जो बेनिफिट दिया जा रहा है वही सेम बेनिफिट मिलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है तो। फिर वेज कोड, इसको 2025 में इम्प्लीमेंटेशन इसका एक्सपेक्ट किया गया है। फिर मूव टुवर्ड्स लिविंग वेजेस, आयोग के अकॉर्डिंग जो लिविंग वेज की कॉन्सेप्ट दिया था उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेज कोड 2025 में लाया गया है। मिनिमम वेज से अलग बढ़ाकर लिविंग वेज इंश्योर करना, ठीक है। पहले मिनिमम वेज होता था लेकिन अब लिविंग वेज इंश्योर करना आयोग के स्टैंडर्ड के हिसाब से। लिविंग वेज का मतलब होता है जैसे कि इसमें बहुत सारे कुछ कवर किए जाते हैं, फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, ताकि वर्कर की डिग्निटी के साथ वर्कर अपनी डिग्निटी के साथ जी सके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है सोशल सिक्योरिटी में ये स्कीम से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके स्कीम्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का MG नरेगा, ठीक है। ये 2005 में आया था और इसका ऑब्जेक्टिव है कि 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देना रूरल हाउस होल्ड्स को, ठीक है, जो कि विलिंगली अनस्किल्ड मैनुअल लेबर वर्क काम करने को तैयार हो। फिर 50+ डेज एम्प्लॉयमेंट देना अगर ड्रॉट और नेचुरल कैलामिटी आती है तो उस केस में, और वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है 1/3 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसके की फीचर्स ये है कि डिमांड ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट है, जैसे डिमांड होगी वैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है, जियो टैगिंग किया जाता है NMMS ऐप का यूज करके। फिर वर्क से यहाँ जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में जो लेबर की ज़रूरत होती है, वाटर कंजर्वेशन, अफोरेस्टेशन, तो ये कुछ काम है जो किया जाता है MG नरेगा के थ्रू। और MG नरेगा में सोशल ऑडिट जो है वो मैंडेटरी होता है, और काम जो है वो 15 दिन के अंदर देना रहता है। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं दे रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। फिर वेज एंड डिस्टेंस रूल्स, वर्क का जो साइट है वो 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है, और 10% एक्स्ट्रा वेज मिलेगा अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में अगर काम करने वाला जो साइट है वो हुआ तो। फिर मिनिमम अप्लीकेंट जो है वो 10 जॉब सीकर्स नीडेड टू सैंक्शन अ न्यू वर्क, ठीक है, 10 जॉब सीकर को नए काम के लिए सैंक्शन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद फिर फंडिंग पैटर्न, सेंटर जो है 100% लेबर कॉस्ट देता है और 75% मटेरियल कॉस्ट, और स्टेट का है 25% मटेरियल कॉस्ट देना। फिर नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये 2015 में लाया गया था। ये सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था ताकि बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज किया जा सके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कार्ड जो है 3 साल में एक बार इशू किया जाता है और ये 12 पैरामीटर को टेस्ट करता है, जैसे कि NPK और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर रिकमेंडेशन जो है वो गिवन फॉर फर्टिलाइजर यूजेज से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिया जाता है।
फिर सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया जाता है और ये इस स्कीम का स्लोगन है स्वस्थ धरा तो खेत हरा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये 1995 में आया था। ये सोशल असिस्टेंस देने के लिए पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड को। फिर इसके कुछ सब स्कीम्स है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये ओल्ड एज को बेनिफिट करता है, जैसे 60 से 79 ईयर, और फिर ओल्ड एज 80 प्लस है तो उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। 60 से 79 वालों को 200 पर मंथ और 80 प्लस वालों को 500 पर मंथ दिया जाता है। और फिर इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम भी था, जिसमें कि वीडो को पेंशन दिया जाता था जो 40 से 79 ईयर के हैं, 300 पर मंथ। और फिर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, डिसेबल्ड को पेंशन दिया जाता था 300 पर मंथ। और फिर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इसमें ब्रेड विनर की अगर डेथ हो जाती है तो कुछ लमसम देना, जैसे कि 20,000 रुपीज एक साथ देना। फिर अन्नपूर्णा स्कीम, इसमें 10 kg का फूड ग्रेन्स देना टू एल्डरली। ठीक है, नॉट कवर्ड अंडर द अबव, जो ऊपर कवर नहीं हो पा रहे हैं उनको 10 किलो का फूड ग्रेन देना। और फिर इसमें कोई अमाउंट नहीं दिया जाता था, इसमें सिर्फ फूड ग्रेन्स दिया जाता था। फिर ये स्कीम जो है फुली फंडेड था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2016 में आया था। ठीक है भाई, इसमें पक्का हाउस प्रोवाइड करने का एम था इसका रूरल पुअर्स के लिए। फिर बेनिफिशियरी का सिलेक्शन जो किया जाता था वो बेस्ड ऑन द वो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का डेटा था, उसके अकॉर्डिंग बेनिफिशियरी को सेलेक्ट किया जाता था। और ये डेटा जो है वे वेरीफाई किया जाता था ग्राम सभा के द्वारा। यहाँ पे कोई सेपरेट एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती थी, आवास ऐप के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, यहाँ पे प्लेन एरिया है तो 1.2 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था पक्का हाउस बनाने के लिए, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में 1.3 लाख का। एडिशनल पॉइंट हाउस की जो साइज हो 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और फिर कन्वर्जेंस विथ एमजी नरेगा, और फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और उज्ज्वला, इसके साथ इस स्कीम को कन्वर्ज किया गया है। फिर फंडिंग स्कीम जो है वो 60:40, सेंटर 60% और 40% स्टेट इसमें फंडिंग प्रोवाइड करता है, और 90:10 नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में। इसमें नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में 10% ही स्टेट देगा और 90% सेंटर देगा, और 100% का फंडिंग जो है वो यूटी में सेंटर के द्वारा बेयर किया जाता है। उसके बाद फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसको अर्लियर आजीविका बोलते थे, और इसको 2011 में लॉन्च किया गया था आजीविका के नाम से, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया 2016 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। की फीचर्स यही है कि पुअर को मोबिलाइज करना, स्पेशली वुमेन, एसएचजी में उनको जोड़ना, फिर इंटरेस्ट सबवेंशन देना लोन पे, उसके बाद फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करना, और फिर स्किल डेवलपमेंट देना थ्रू दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। फिर सारथी ऐप फॉर मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए सारथी ऐप लाया गया था। पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर इंस्टेड ऑफ बीपीएल लिस्ट। और फिर फंडिंग 60-40, 19-10 और नॉट अप्लीकेबल इन दिल्ली एंड चंडीगढ़ में ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं था। बाकी 60-40 और 90-10 ये तो सेम ही है जैसा पहले वाली स्कीम में था। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर स्कीम आता है मिशन शक्ति, ये लॉन्च हुआ था 2021 और 22 में। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। इसमें सब स्कीम जो है इसके संबल और सामर्थ्य, संबल में क्या है वुमेन सेफ्टी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और सामर्थ्य जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट। संबल में वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन 181, फिर महिला पुलिस वॉलंटियर, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट, नारी अदालत, ये कुछ इनिशिएटिव लाए गए थे जो वुमेन सेफ्टी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर नेशनल क्रेच स्कीम, फिर वर्किंग वुमेन हॉस्टल, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कुछ आ जाएंगे।
तो ये सारे जो स्कीम्स हैं इसको एक अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर डाल दिया गया था मिशन शक्ति नाम का। फिर है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, ये 2.0 है, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। ये इसको मर्ज किया गया ICDS पोषण अभियान और स्कीम फॉर एडोसेंट गर्ल और नेशनल क्रीच स्कीम, इसको मर्ज करके ये लाया गया सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस किया गया है इसमें, 0 से 6 ईयर चिल्ड्रन और एडोसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, इसको कवर किया जाएगा। फिर मॉडर्नाइजिंग आंगनवाड़ी सेंटर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, स्मार्ट लर्निंग किया जा रहा है, फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, टैकलिंग सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और फिर मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसको टैकल किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 2.0 है। इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को, ठीक है। 5,000 रुपीज़ फर्स्ट लाइफ बर्थ के लिए, पहला बच्चा अगर हो रहा है तो उसके लिए 5,000 रुपये दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है ये। और ये आधार और DBT से लिंक्ड होगा ये स्कीम। और फिर रिवाइज्ड अंडर सामर्थ्य में 2022 में इसको रिवाइज्ड किया गया है, ऊपर हम लोग सामर्थ्य का देखे थे। फिर वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ये 2015 में निर्भया फंड आया था, अंडर निर्भया फंड के अंदर लाया गया था इसको। सपोर्ट टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, जैसे कि डोमेस्टिक, वर्क प्लेस, पब्लिक या ऑनलाइन, किसी तरह का कहीं भी वायलेंस हो रहा है वुमेन को, तो उनको सपोर्ट दिया जाएगा इस वन स्टॉप सेंटर के थ्रू। उसके बाद फिर ये हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है ये वन स्टॉप सेंटर, और कन्वर्जेंस विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अथॉरिटी के साथ कन्वर्जेंस किया गया है इस स्कीम को। फिर वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम, इसमें है कि सेफ़ एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना वर्किंग वुमेंस के लिए। फिर इंक्लूड्स डे केयर फैसिलिटी, उन चिल्ड्रंस के लिए डे केयर फैसिलिटीज़ भी इंक्लूडेड है इस हॉस्टल्स में। इसमें टारगेट है सिंगल, विडो, डाइवर्स और सेपरेटेड वुमेन, स्पेशली इन अर्बन और सेमी अर्बन और रूरल एरिया, ये तीनों जगह पे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट टू NGO और स्टेट गवर्नमेंट, इस फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो NGO और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें है फर्स्ट है PM किसान, ये 2019 में लाया गया है। बेनिफिट्स इसमें 6,000 का DBT दिया जाता है टू लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। फिर 100% सेंटर सेक्टर फंडिंग दिया जाता है, आधार मैंडेटरी है इसमें। और फिर एक्सक्लूड किया गया है इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, इनकम टैक्स पेयर और टेनेंट फार्मर, ये एक्सक्लूडेड है इसमें PM किसान में। फिर है PM किसान मानधन योजना, इसको लॉन्च किया गया है 2019 में। ये पेंशन स्कीम है और इसके बेनिफिशियरी है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिसका 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है जिनके पास। इसमें पेंशन 3,000 पर मंथ दिया जाएगा आफ्टर 60 ईयर, और 50% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, और LIC मैनेज करेगा इस पेंशन फंड को। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको 2015 में लॉन्च किया गया है। इसमें इसका एम यही है कि हर किसान तक पानी पहुंचाना और फिर हर फील्ड तक पानी पहुंचाना और इरिगेशन इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करना। इसके कंपोनेंट जो है वो है AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, और हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटर सेट डेवलपमेंट। और फिर इसमें प्रिसीजन इरिगेशन पे फोकस किया गया है और जियो स्पेशल मॉनिटरिंग भी किया जाता है। और इसमें फंडिंग जो है वो शेयर किया गया है 60:40 रेशियो में सेंटर और स्टेट के बीच में, और 90:10 रेशियो में ये नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन के लिए। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको 2016 में लाया गया है। इसमें जो रिस्क कवर किया जा रहा है वो प्रिवेंटेड सोइंग, मतलब अगर बीज ना उग पाए या फिर स्टैंडिंग क्रॉप का जो लॉस हो जा रहा है या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो सबको कवर करता है ये, ठीक है। और फिर प्रीमियम रेट जो है इसका 2% खरीफ के लिए, फिर 1.5% रावी और 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। क्लेम्स जो है वो रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स का यूज करके क्लेम का मेथड यही है कि रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स का यूज करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद फिर सब्सिडी जो है वो 50% फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90% सब्सिडी है। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको 2020 में लाया गया है। 10,000 FPO क्रिएट करना है गोल इसका। सपोर्ट्स है
5 ईयर तक हैंड होल्डिंग को सपोर्ट किया जाएगा। फिर क्रेडिट गारंटी अप टू 2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी दिया जा रहा है। फिर क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा। फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में लाया गया था। पैन इंडिया ई ट्रेडिंग पोर्टल है ये ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग, डायरेक्ट फार्मर पेमेंट और सिंगल ट्रेड लाइसेंस, इस पे फोकस किया गया है। फिर रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन और फिर एपीएमसी को इंटीग्रेट किया गया है ई नैम से। फिर नेक्स्ट है मेजर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये इसमें फर्स्ट है प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज स्कीम, ठीक है, PMFME स्कीम। इसको 2020 में लाया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें क्या है कि एम इसका है कि फॉर्मलाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस, मतलब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को फोकस करना और उसको फॉर्मलाइज करना ताकि कम्पिटिटिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो सके। फिर की फीचर्स, सपोर्ट टू 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सपोर्ट करना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी देना, 35% सब्सिडी वो प्रोजेक्ट कॉस्ट पे देना, मैक्सिमम 10 लाख पर यूनिट, और बेस्ड ऑन ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे बेस्ड है ये। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू। उसके बाद फिर प्रायोरिटी SC ST वुमेन इंटरप्रेन्योर, FPO और SG कोऑपरेटिव्स, इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर विथ ऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं इसके। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में आया है। ये स्कीम है, ये एग्रो मरीन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट और फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए। इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है सप्लाई चेन से, ये उसका कुछ एम है। उसके बाद फिर कंपोनेंट जैसे कि मेगा फूड पार्क बनाना, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, फिर क्रिएशन और एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को क्रिएट करना, एक्सपैंड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फिर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग HRN इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर बेनिफिट्स है, रिड्यूस फूड वेस्टेज रिड्यूस करना, इम्प्रूव प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम, ये कुछ बेनिफिट्स है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू रूरल हाउस होल्ड ओनर्स, ठीक है, इसका एम यही है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करना रूरल हाउस होल्ड ओनर्स को। फिर उसके बाद फिर फीचर्स ये है कि ड्रोन और CORS टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रॉपर्टी का मैपिंग करना, ठीक है, ताकि रूरल एरिया में जो भी है उनके अपने प्रॉपर्टी को राइट ऑफ रिकॉर्ड्स दिया जा सके। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, लीगल ओनरशिप राइट देना, मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स को मोनेटाइज किया जा सके, इसके लिए हेल्प करना, लोन्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सके। फिर रिड्यूसेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन विलेजेस, अगर ये मैपिंग हो जाएगा फिर प्रॉपर्टी ओनर्स अच्छे से क्लेम किया जाएगा तो फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर इम्प्लीमेंटेड विद सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर सपोर्ट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में भी सपोर्ट होगा ये। फिर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 में आया था, ये इसको 25-26 तक कंटिन्यूड है। ये स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है टू अचीव SDG गोल। इसके की फीचर्स है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और फंक्शनरीज को, फिर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करना थ्रू ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद फिर फोकस ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट, इस पे फोकस करना। ई पंचायत, डिजिटल लिटरेसी, इन्हांस्ड वुमेन पार्टिसिपेशन, ये सब पे भी फोकस करना, और ये सब कुछ इसके फीचर्स है। फिर आउटकम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एम्पावरमेंट करना, बेटर लोकल गवर्नेंस, और फिर रूरल विकास करना, ग्राम का विकास करना, और महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें आ जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना में इसको लॉन्च किया गया है 2014 में, ठीक है। फिर नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इसके अंदर। उसके बाद फिर फीचर्स है जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना,
रुपए डेबिट कार्ड देना विथ एक्सीडेंट इंश्योरेंस। फिर 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होना आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद, मतलब अकाउंट खोलने के 6 मंथ के बाद। फिर 30,000 लाइफ कवर देना टिल जैन 2015। फिर क्रेडिट गारंटी फंड देना। उसके बाद फिर पेंशन फंड ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन देना। फिर अचीवमेंट यह है 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं इस जनधन योजना के अंदर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंक्लूजन प्रोग्राम है ये। फिर ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग। जनधन दर्शक ऐप, लोकेट बैंकिंग टच पॉइंट। उसके बाद फिर है नेशनल पेंशन स्कीम, 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर बाद में 2009 में इसको सारे सिटीजन के लिए एक्सटेंड किया गया था। इनिशियली 2004 में जो लाया गया था वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। और फिर ये वॉलंटरी और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, मतलब जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उस पर पेंशन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है और वॉलंटरी भी है, जिसको ज्वाइन करना है करे, ना करना है ना करे। फिर उसके बाद फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको रेगुलेट करती है। उसके बाद फिर इसके फीचर्स हैं कि 18 से 70 साल के जो लोग हैं वो एलिजिबल होंगे इसमें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और हर मेंबर का एक यूनिक आईडी होता है जिसे पान बोलते हैं, मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। वो हर पर्सन को मिलता है इसमें ज्वाइन करने के बाद। फिर पार्शल विड्रॉवल फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए पार्शल विड्रॉवल भी कर सकते हैं, अलाउड है। फिर नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ये स्वावलंबन स्कीम जो है उसको रिप्लेस किया था इसने, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को टारगेट किया गया है इस पेंशन स्कीम के थ्रू। इसमें 18 से 40 साल के जो लोग हैं वो एलिजिबल होते हैं। फिर पेंशन जो स्टार्ट होता है वो 60 साल के बाद होता है और मंथली पेंशन 1,000 से 5,000 के बीच में मिलेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल फॉर एलिजिबल सब्सक्राइबर, मतलब ये है कि एलिजिबल लोग के लिए गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद फिर मैनेज किया जाता है इसको एनपीएस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, ये पीएफआरडीए के द्वारा, और ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये 1998 में आया था, नाबार्ड के द्वारा लाया गया था। अफोर्डेबल एंड टाइमली क्रेडिट देना फार्मर्स का इसका एम था। फीचर्स ये है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट देना क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। फिर कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट एंड कंजम्पशन नीड्स, ठीक है, कंजम्पशन नीड्स और पोस्ट हार्वेस्ट नीड जो भी है उसको कवर किया जाता है इसमें। इसको फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी एक्सटेंड किया गया है, पहले सिर्फ फार्मिंग के लिए था। फिर लिंक्ड विथ रुपे क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से लिंक किया गया है इसको। फिर इंटरेस्ट सबमेंशन फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, ठीक है। फिर इसमें इंटरेस्ट में छूट मिलता है अगर रीपेमेंट प्रॉम्प्ट रीपेमेंट होता है तो। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको 2015 में लाया गया है। इसमें इंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया गया है। इसमें 3 टाइप की कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बैंक के द्वारा, एनबीएफसी और एमएफआईज के द्वारा। फोकस ऑन वुमेन, एससी एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज पे फोकस किया गया है इस स्कीम में। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2015 में लाया गया है। लाइफ इंश्योरेंस फॉर एज 18 से 50 ईयर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस का प्रोविजन है इसमें। 2 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा। प्रीमियम 436 पर ईयर, ये ऑटो डेबिट हो जाएगा प्रीमियम, और रिन्यूएबल एनुअली, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लाया गया है। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है 18 से 70 साल के लोगों को। इसमें कवरेज है 2 लाख तक दिया जाता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ या फुल डिसेबिलिटी हो जाता है तो 1 लाख दिया जाएगा पार्शियल डिसेबिलिटी में। फिर इसमें प्रीमियम 20 रुपये है पर ईयर, उसमें प्रीमियम 436 रुपीज़ था, इसमें 20 रुपया है। फिर उसके बाद फिर इसको भी एनुअली रिन्यू किया जाता है। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 2019 में लाया गया था। ओल्ड एज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए था ये, और स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए। और फिर 18 से 40 साल वाले लोग इसमें एलिजिबल है। फिर मंथली इनकम जो है जिनका 15,000 से कम है,
तो वही लोग एलिजिबल है इस पे। और मस्ट नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और फीचर्स वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जैसा ऊपर में हम लोग देखे थे कि वॉलंटरी है और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। फिर उसके बाद फिर वर्कर्स कंट्रीब्यूट 55 से 200 पर मंथ, ठीक है, एज के बेसिस पे। और गवर्नमेंट मैचेस द सेम कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना वर्कर्स पे कर रहा है उतना गवर्नमेंट भी पे करेगी। उसके बाद फिर 60 ईयर के बाद 3000 पर मंथ पेंशन दिया जाएगा। और फिर एडिशनल कवरेज भी मिलेगा अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर नेक्स्ट है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, 2018 में लाया गया है ESIC के द्वारा। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा टू इंश्योर्ड एम्प्लॉय, ठीक है। वर्कर्स को 25% ऑफ द एवरेज वेज जो है वो मिलेगा बेसिक और डे ऑफ द लास्ट 90 डेज, ठीक है। उसके बाद फिर बेनिफिट फॉर 90 डेज तक का बेनिफिट होगा वंस इन अ लाइफ टाइम। उसके बाद फिर इनिशियली पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, फिर बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, फिर DBT के थ्रू इसमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है मनी। फिर टारगेट है वर्कर्स कवर्ड अंडर ESI एक्ट 1948 जो है एक्ट, उसमें जो वर्कर्स कवर्ड है तो उनके लिए है ये। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 2018 में लाया गया था इसको। आयुष्मान भारत के अंदर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें हेल्थ कवर 5 लाख तक दिया जा रहा है पर फैमिली पर ईयर। उसके बाद फिर कवरेज 10.74 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिली जिसमें कवर किए गए हैं। बेनिफिट्स है कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट इन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स और कवर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज, जेंडर और फैमिली साइज पे, ठीक है। और फिर फोकस इसमें ऑन SECC 2011 का जो बेनिफिशियरी है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये 2021 में लाया गया है ताकि डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके। आभा नंबर ये हेल्थ ID है जो हर सिटीजन को दिया जाता है। फिर हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनाया गया है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस फॉर डिजिटल हेल्थ सर्विसेज। तो ये सब रजिस्ट्री है जिसमें डेटा को कवर किया जाएगा डिजिटली। और एक्सेस टू लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। और फिर प्रमोट इंटरऑपरेबल सिटीजन सेंटरिंग और पेपरलेस हेल्थ केयर, ये सब प्रमोट किया जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। इसको 2021 में लाया गया है, बजट 2021-22 में इसको अनाउंस किया गया है। इसका एम है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना और पैंडेमिक से प्रिपेयर रहना। ये कोविड के बाद हेल्थ केयर सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको लाया गया है। फिर कंपोनेंट्स है इसके इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना। उसके बाद फिर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स स्पेशली सीरियस पेशेंट्स के लिए ICU टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन करना, डिजिटल हेल्थ डेटा सिस्टम बनाना। उसके बाद फिर सपोर्ट फॉर NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और बायोसिक्योरिटी रिसर्च, इनको सपोर्ट करना। फिर ऑब्जेक्टिव है इसका रॉबस्ट रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम बनाना विथ डिजीज सर्वेलेंस, ठीक है। फिर नेशनल हेल्थ मिशन है, ये 2013 में आया था। इसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो 5 और 13 में आया था उसको मर्ज करके एक कॉमन लाया गया नेशनल हेल्थ मिशन। ये यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। फिर उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रूरल पे फोकस था, अर्बन वाला अर्बन पे फोकस होगा। की स्ट्रैटेजी है आशा वर्कर जननी सुरक्षा योजना में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो प्रोवाइड करता है, और फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न के लिए फ्री डिलीवरी ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसे फोकस है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने पे। फिर उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये नेशनल आयुष मिशन 2014 में आया है। ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इन सब को प्रमोट करता है। सपोर्ट फॉर आयुष हॉस्पिटल, कॉलेजेस एंड डिस्पेंसरी, इसको भी सपोर्ट किया जा रहा है इस मिशन के थ्रू। लिंक्ड विथ नेशनल हेल्थ मिशन से भी लिंक किया गया है इसको।
फिर योगा प्रमोशन स्कीम 2015 में है, लाया गया था इसको, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। फिर प्रमोशन ऑफ योगा इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस में योगा को प्रमोट किया गया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में देखें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये 2008 में आया था, जन औषधि स्कीम था ये, रिवैम्प किया गया इसको 2015 में। क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है इसमें अफोर्डेबल प्राइसेस में। फिर जन औषधि केंद्र जो है वो नेशन वाइड खोला गया, मेडिसिन जो है वो 50 से 90% लोअर प्राइस पे बेचा जाता है। उसके बाद फिर ऑल थेरेपेटिक कैटेगरी और इसेंशियल मेडिसिन जो है वो सब इसमें कवर होते हैं। उसके बाद फिर इंक्लूड सर्जिकल और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सब भी इंक्लूडेड है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है PMBI के द्वारा, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसको फॉर्मली BPPI भी बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। फिर इस नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें है फर्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, SC कैटेगरीज के लिए। और फिर कंपोनेंट जो है इसमें डेवलपमेंट ऑफ SC मेजॉरिटी विलेजेस, जैसे कि आदर्श ग्राम, उसको डेवलप करना, ग्रांट इन एड प्रोवाइड करना टू NGOs फॉर SC वेलफेयर के लिए। फिर एजुकेशन सपोर्ट देना, हॉस्टल, स्कॉलरशिप, कोचिंग, स्किल ट्रेनिंग। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCR एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, इसको भी इम्प्लीमेंट करना। और फिर ऑब्जेक्टिव है इसका इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस फॉर SCs। अटल वयो अभ्युदय योजना, ये अम्ब्रेला स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। IPSSRC, ये ओल्ड एज होम्स और डे केयर सेंटर्स के लिए है ये सब स्कीम। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये असिस्टेंट डिवाइसेस फॉर BPL एल्डरली। फिर एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, सैक्रेड पोर्टल, ये एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट फॉर सीनियर्स, ये एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट सीनियर्स के लिए है। फिर डिग्निफाइड लाइफ केयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ एल्डरली, ये एम है इस स्कीम का। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, PM दक्ष जिसको बोलते हैं, ये 2020-21 में लाया गया था। इसका जो फोकस है वो स्किल ट्रेनिंग, स्पेशली SC, OBC, EBC और डीनोटिफाइड ट्राइब्स। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 200 से 300 घंटा ST के लिए और अप टू 1 ईयर LT। एजेंसी जो इन्वॉल्व है इसमें NSFDC, ये शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है NSFDC, और NSKFDC ये सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, और NBCFDC ये OBC, EBC और DNT से रिलेटेड है। फिर आउटकम है वो सेल्फ रिलायंस और एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉयबल बनाना और सेल्फ रिलायंट बनाना, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके उन्हें, उसके लायक बनाना। फिर है स्माइल स्कीम, ये सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड और इंटरप्राइजेज। इसके कंपोनेंट्स हैं CRB, रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगार, CRB मतलब सेंट्रल रिहेबिलिटेशन बोर्ड फॉर बेगार, ठीक है, तो इसमें बेगार्स का रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। फिर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। फिर की इंटरवेंशन, शेल्टर, काउंसलिंग, एजुकेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर सपोर्ट, ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अवेयरनेस टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इंक्लूजन और लाइवलीहुड एम्पावरमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर SC स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज, इसको 21-22 में लॉन्च किया गया है। क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस SC स्टूडेंट जो भी मेरिटोरियस है उनके लिए क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर जो कि नेट्स एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा मेरिटोरियस SC स्टूडेंट का। उसके बाद फिर ये कवर किया जाएगा स्कूल फ़ी, हॉस्टल फ़ी, लिविंग कॉस्ट, ये सब कवर होगा इस श्रेष्ठा स्कीम में। एलिजिबिलिटी जो है जिनका इनकम 2.5 लाख पर ईयर से कम है वो लोग एलिजिबल होंगे इसमें। और फिर इंश्योर्स मेन स्ट्रीमिंग एंड अपवर्ड मोबिलिटी इंश्योर करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। फिर ADIP स्कीम,
ये है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स, सपोर्ट असिस्टिव डिवाइसेस फॉर पीडब्ल्यूडी, ठीक है। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी है, जिनका इनकम 20,000 पर मंथ से कम है वो लोग एलिजिबल होंगे यहाँ पे। डिवाइसेस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो हियरिंग एड्स, व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक्स, मोबिलिटी एड्स, ब्रेल किट्स। फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको एनजीओज और एलिम्कोज के द्वारा। फिर ऑब्जेक्टिव है इसका इंडिपेंडेंट लिविंग और सोशल पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंटली वो रह सके और सोशली पार्टिसिपेट कर सके। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, इसमें इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़ के लिए। फिर कवर फीस, मेंटेनेंस, टेक्स्ट बुक एंड स्टडी टूर्स, ठीक है, ये सब कवर किया जा रहा है। फिर इनकम लिमिट 2.5 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए। सेंटर स्टेट का शेयरिंग 60:14 और 90:10 है, ठीक है। फिर इम्प्रूव एजुकेशनल अटेनमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी, तो यही सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें फर्स्ट है पीएम कौशल विकास योजना जो 2015 में लाया गया है। इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वर्जन इसके काफ़ी आए हैं, 15 में फर्स्ट, 16 अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अभी फोर्थ वर्जन चल रहा है। फिर फीचर्स है इसके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स पे। फिर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज किया जाता है इस पर। उसके बाद फिर फोकस ऑन वुमेन, रूरल और मार्जिनलाइज्ड यूथ, प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग दिया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, न्यू एज स्किल्स, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, ग्रीन एनर्जी, इस पे फोकस किया जा रहा है। फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसको लॉन्च किया गया 2016 में, एम प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सपोर्ट भी दिया जा रहा है इसमें, 25% स्टाइपेंड शेयरिंग दिया जा रहा है, मैक्सिमम 1500 पर मंथ दिया जाएगा। फिर बेसिक ट्रेनिंग रीएम्बर्समेंट अप टू 7500। फिर इसमें डेजिग्नेटेड, ऑप्शनल और फ्रेश ट्रेड्स है उसको कवर किया जाएगा। इम्प्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म में इसमें प्रसाद स्कीम है, 2014 में आया था। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एट पिलग्रिम प्लेसेस, प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म। स्वदेश दर्शन 2015 में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट, बुद्धिस्ट डेजर्ट और कोस्टल एरिया में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, ब्रांड प्रमोशन किया जाएगा। स्वदेश दर्शन 2 लाया गया जिसमें डेस्टिनेशन सेंट्रिक और सस्टेनेबल टूरिज्म पे फोकस किया गया। फिर देखो अपना देश, ये 2020 में आया। फिर कैंपेन था ताकि डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, वेबिनार, ऑनलाइन ब्रांडिंग, प्लेज इनिशिएटिव्स, ये सब कुछ किए गए थे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा फर्स्ट स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें ये इसको 2023 में लाया गया है। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल जो है 18 ट्रेड्स, ठीक है, उसको कवर किया गया, उसको टारगेट किया गया है। कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, बार्बर, टेलर, कॉबलर, इसी टाइप के 18 ट्रेड्स को टारगेट किया गया है। की फीचर्स है विश्वकर्मा सर्टिफिकेट देना और आईडी कार्ड देना। फिर उसके बाद स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, 500 पर डे स्टाइपेंड मिलेगा। टूल किट इंसेंटिव 15,000 तक का। फिर उसके बाद फिर क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 3 लाख। और फर्स्ट लोन 1 लाख में अब 5% इंटरेस्ट पे 18 मंथ के लिए। फिर सेकेंड लोन 2 लाख पे 5% इंटरेस्ट 30 महीने के लिए। उसके बाद फिर डिजिटल एंड मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉर्मलाइज करना और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना और इनकम इन्हांसमेंट करना, ये ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल्स का, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसमें फर्स्ट स्कीम है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि इसको बोलते हैं। जून 2020 में आया था कोविड-19 के टाइम पे। फिर कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स दिया जाता था स्ट्रीट वेंडर्स को। फर्स्ट लोन 10,000 रुपये का फर्स्ट ईयर रीपेमेंट में। फिर सेकेंड लोन 20,000 तक का ऑन टाइमली रीपेमेंट, ठीक है। फिर थर्ड लोन 50,000 तक, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टाइमली रीपेमेंट,
ठीक है, डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू। उसके बाद फिर कैशबैक फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन से कैशबैक मिलेगा। और कवरेज अर्बन, पेरी अर्बन, रूरल एरियाज, एडजॉइनिंग टॉइंट्स, ये सब जगह कवर किया जाएगा। फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसको 2014 में लाया गया था अर्बन पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और लाइवलीहुड इन्हांसमेंट के लिए। इसके कंपोनेंट है SEP सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। फिर ESTNP एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, इसमें है कि स्किल डेवलपमेंट और फिर जॉब दिया जाएगा। फिर SUSB मतलब हो गया अर्बन होमलेस के लिए शेल्टर, SUH मतलब, और SUSB का मतलब हो गया स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट। फिर SMID सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और उसको सपोर्ट दिया जाएगा, सोशल मोबिलाइजेशन किया जाएगा। फिर टारगेट जो है यहाँ पे अर्बन पुअर, होमलेस, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, प्रोविजंस है सब्सिडाइज्ड लोन, ट्रेनिंग, शेल्टर्स। फिर नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसको लॉन्च किया गया है 2021 अक्टूबर में। ये फेज 2 था इसका। ये एम है गार्बेज फ्री और ODF प्लस और ODF प्लस प्लस सिटीज़ क्रिएट करना। फोकस एरिया है 100% सोर्स सेग्रीगेशन, ठीक है। और फिर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, साइंटिफिक प्रोसेसिंग, सॉलिड वेस्ट का साइंटिफिक प्रोसेसिंग करना। फिर रेमिडिएशन ऑफ लीगेसी डंप साइट, ठीक है, उसको रेमिडिएट करना। उसके बाद फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन स्मॉल सिटीज़ में जो ग्रे वाटर है उसका मैनेजमेंट करना। उसके बाद फिर इसको अमृत 2.0 स्मॉल सिटीज़ मिशन उससे लिंक किया गया है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया था। पक्का हाउसेस फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, ठीक है, इसका एम यही है। फिर ISSR इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ये कुछ कंपोनेंट है। CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी हाउसिंग लोन्स के लिए। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में, तो अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जाएगा। फिर बेनिफिशियरी रेट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। टारगेट 1.12 करोड़ सैंक्शन हाउसेस टिल 2024। फिर बेनिफिशियरी EWS लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और 2। प्रमोट्स वुमेन को ओनरशिप को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर में आ जाता है PM जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान 2023 में लाया गया है। इसमें टारगेट किया गया है PVTGs को, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को। कवरेज टोटल 75 PVTGs है और सबको कवर किया गया है इसमें। और 18 स्टेट और UT में कवर्ड है ये 75 PVTG, तो वो सब 18 स्टेट और UT इंक्लूडेड है। और 22,000 विलेजेस इसमें कवर्ड है। फंडिंग जो है 24,000 करोड़ का फंडिंग दिया गया है इस स्कीम में 2023 से 26 तक। कंपोनेंट्स हाउसिंग फैसिलिटीज़ देना, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, रोड, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड, ये सब प्रोवाइड करना। हॉलिस्टिक एंड लास्ट माइल डेवलपमेंट के लिए है ये PVTG के लिए। फिर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 2024-25 बजट में लाया गया है। ये ट्राइबल विलेजेस बनाने का एम है, जिसमें आदर्श ग्राम की तरह ट्राइबल विलेजेस बनाना। एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, कनेक्टिविटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब इम्प्रूव करना ट्राइबल विलेजेस में। इसका नाम जो है बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और फिर वर्क्स इन कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम के साथ कन्वर्ज करके इस पर काम किया जाएगा। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है ST स्टूडेंट्स को बियॉन्ड क्लास 10 के बाद। फिर इनकम लिमिट 2.5 लाख पर ईयर से कम है। फिर कॉस्ट शेयरिंग 75 से 25 और 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट। एम है हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट्स फॉर क्लासेस 9 and 10। इनकम लिमिट लेस देन 2 लाख पर ईयर। Covers scholarship, book and ad hoc grants, prevent dropout and encourage schooling, ठीक है। फिर है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, 1997-98 में स्टार्ट किया गया है, एक्सपैंड किया गया आफ्टर 2018। और 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का टारगेट है बाय 2025।
CBSE लेवल करिकुलम उसमें पढ़ाया जाएगा, फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड स्किल्स। उसके बाद प्रायोरिटी जो है वो ब्लॉक विथ मोर देन 50% ST पॉपुलेशन, ऐसा ब्लॉक जहाँ पे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको फोकस किया, उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। और 20,000 ST पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर कोई ब्लॉक है तो उसको भी फोकस किया जाएगा। मैनेज्ड बाय नेस्ट्स। उसके बाद फिर सीड स्कीम, ये स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT, SNT और NT, ठीक है। उसके बाद इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। DNT जो है वो बेनिफिशियरी है सेमी नोमैडिक ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स और डीनोटिफाइड ट्राइब्स। फिर कंपोनेंट्स है एजुकेशन में स्कूलिंग, कोचिंग, ये सब दिया जाएगा, सॉरी स्कॉलरशिप और कोचिंग दिया जाएगा। फिर हेल्थ केयर सपोर्ट मिलेगा, लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, हाउसिंग मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। फिर इंक्लूजन एंड इक्विटी प्रमोट करने के गोल है इसका। फिर ओवरकम हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन जो किया गया है इनके साथ, तो उसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। फिर नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008, ये इंक्लूड्स 8 नेशनल मिशंस, सोलार एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन इंडिया, वाटर, ये सब आ जाएगा इसमें 8 नेशनल मिशंस में। फिर स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी लाया गया है, रिसेंटली एडेड ई-मोबिलिटी एंड हाइड्रोजन मिशंस, उसको ऐड किया गया है। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लाया गया था, 20 से 30% रिडक्शन किया जाएगा, पर्टिकुलरली मैटर्स 2.5 और फिर 10 को बाय 2024। और 122 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो थे। फिर सिटी लेवल एक्शन प्लान बनाया गया और फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसका मॉनिटरिंग पोर्टल भी बनाया गया। फिर ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आया था, ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को इंक्रीज करने का टारगेट था ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर तक। इन्हांस्ड इकोसिस्टम सर्विस और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये लाया गया है। ये टोटल यहाँ पे सारा स्कीम्स खत्म होता है। सोशल सिक्योरिटी छोटा चैप्टर है, आप स्कीम्स ज़्यादातर अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि स्कीम्स बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर थोड़े से वो इंडेक्सेस देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।